नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैभव क्लासेज में। आज मैं जिस पेपर का रिव्यू देने जा रहा हूं वो है कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान, जो 9 अप्रैल को परीक्षा संपन्न हुई थी। आइए बिना देर करते इस प्रश्न के उत्तरों को हम देखना शुरू करते हैं। इसका जो पहला प्रश्न था, प्रश्न आप पढ़ ले रहे हैं, पढ़ा होगा। इसका चौथा विकल्प सही है। इसके दूसरे प्रश्न का भी चौथा विकल्प सही यानी विद्युत रोधी। इसके तीसरे यानी गा वाले प्रश्न का विकल्प नंबर पहला सही है, और इसके घा वाले प्रश्न का विकल्प सही है कूलाम बल। और इस प्रश्न का विकल्प सही है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर होगा 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। फिर है एक अगला प्रश्न, इसका भी चौथा विकल्प सही है, जिसका उत्तर होगा आवृत्ति। फिर एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो अल्फा कण पर आवेश Q बराबर 3.2 × 10⁻19 कूलाम है, दिया गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम में भी दिया गया है। तब अल्फा कण पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर Q × E। ये फार्मूला होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। Q 3.2 × 10⁻19, ये Q की वैल्यू हो गई, और E की वैल्यू 15 × 10⁻4। इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत फ्लक्स का विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माफी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है या वोल्ट मीटर है। ठीक, इसके दो मात्रक हैं, इसका एक मात्रक वोल्ट मीटर भी है। फिर अगला प्रश्न है कि ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो इसका ग्राफ इधर देख लीजिए आप लोग, मैंने खींच दिया है। ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल I होता है, यानी V बराबर IR, और इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी। फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ, यानी ये सवाल आपने पढ़ा होगा। बिना देर करते हुए हम देर नहीं करेंगे और इसके हम आंसर पे डायरेक्ट पहुंचते हैं। सवाल आप लोग देख लें। इस सवाल पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल छूट रहा है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर हो जाएगा h/p बराबर h/mb, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला प्रश्न जो था उसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। पहले लेंस के लिए R1 = 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, R2 बराबर 0, 1/f1 बराबर U1 - 1 × 1/R1 - 1/R2। इस तरह से हम वैल्यू रखेंगे U की। तो 1.5 माइनस ये म्यू है, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे 1.5 - 1, और R1 बराबर यानी इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसको रखा और इसको सॉल्व जब हमने किया तो F बराबर 40 सेंटीमीटर आया। फिर दूसरे लेंस के लिए भी इसी तरह हमने सॉल्व किया, उसके लिए त्रिज्या R1 0 हो जाएगी और R2 -20 सेंटीमीटर हो जाएगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। उसके बाद हम जब रख के सॉल्व करेंगे 1/F बराबर 1.5 - 1, 0 - 1/20, इसमें भी बराबर 40 सेंटीमीटर आएगा। यानी दोनों लेंस के लिए इसकी जो फोकस दूरी है वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला प्रश्न है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके सही उत्तर के लिए हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है, यानी 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये दी गई है। फिर उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी प्रश्न में दी गई है, इतनी है। फिर फार्मूला कहता है कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपान n², 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा बराबर उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं को जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से में n² की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यानी n बराबर 2 हो जाएगा। फिर कोणीय संवेग का फार्मूला रखेंगे, कोणीय संवेग को L से दिखाया गया है, mvr। यहाँ पे हमने फार्मूला जब रखा कोणीय संवेग का तो इस तरह से mvr बराबर, अब n h/2 पाई, इस
इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने पर ही आ जाएगा। फिर इसको हमने सरल किया तो n की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू भी दी गई है इसमें, इस प्रश्न में नहीं दी गई, प्रश्न के पीछे दी गई प्रश्न पत्र में सबसे लास्ट में। यहाँ से हमने n की वैल्यू h की वैल्यू रख दी और जो भी वैल्यू इसमें बच रही थी उसको हमने यहाँ रखा h की वैल्यू, और 2 पाई की वैल्यू 3.14, तो इसको सरल करने पर 2.1 × 10⁻34 जूल सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो देखते हैं इसके निष्कर्ष को। इसका निष्कर्ष हमने लिख रखा है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इस निष्कर्ष निकला था। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। विभिन्न तत्वों के नाभिकों पर आवेश भी भिन्न होता है। इसके अलावा भी आपने 1-2 अगर निष्कर्ष लिखे हैं तो वो भी ठीक है। उसके बाद एक और प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, अनुप्रस्थ होती हैं, 2 ही लिखना था, मैंने 4 लिख दिए। संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं, संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। इसका किरण आरेख खींच दिया, आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इसके लंबवत इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इस प्रकार किरण आरेख के माध्यम से संचरण की दिशा को भी दिखाया गया है ये। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोत के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट 1 के लिए हो जाएगा चिन्ह पर पार्टी F+ में, U- में और V+ में। तो इस पर हम वैल्यू रखेंगे तो 1/9 यहाँ V को y और x को u को x माना गया है, मतलब उन दूरियों को। तो इस तरह से ये आएगा। इसको और सरल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट 2 के लिए चिन्ह पर पार्टी ये हो जाएगी F+ में हो जाएगा, V- में और U भी माइनस में। फिर हम जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा समीकरण दूसरा। फिर इन दोनों समीकरणों को जो हम सरल करेंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2, ये वाला समीकरण 2 है, इसमें हमने लिखा नहीं है समीकरण 2, समीकरण 2 ये वाला है। सरल करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी और तब x की वैल्यू 6 आएगी। तो ऑब्जेक्ट 1 बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, और तथा x बराबर 18, तब ऑब्जेक्ट 2 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 800 एंगस्ट्रॉम तथा 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, इस तरह आप भी प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। अब आइए देखते हैं। जो पहली ऊर्जा है वो हो जाएगी इसकी E1 बराबर hc/λ1 और E2 यानी दूसरी जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा है, जो उसकी गतिज ऊर्जा है, वो हो जाएगी E2। तो इस प्रकार से 2 फार्मूले बन जाएंगे। फिर E1 से E2 को हम माइनस करेंगे तो इस तरह से ये माइनस होकर के hc/λ1 hc माइनस hc/λ2, E1 - E2 बराबर, इसमें hc कॉमन ले लेंगे तो 1/λ1 माइनस 1/λ2। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे तो E1 - E2 c/1/λ1 माइनस 1/λ2। इसको और ज़्यादा सॉल्व जब करेंगे तो h बराबर ये वैल्यू आएगी E1 - E2 इंटू λ1 इंटू λ2 c इंटू λ2 माइनस λ1। ये लिखना था, गलती से लिख गया है λ2 माइनस λ2। इसको मैं सही कर देता हूँ, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू हम रख देते हैं, E1 की और E2 की वैल्यू जो दी गई वो रख दिया, और λ1 λ2 की वैल्यू भी रख दिया यहाँ पर। और इसको जब हमने सॉल्व किया, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, तो 6.57 इंटू 10⁻14 जूल प्रति सेकंड इसका आंसर आ गया। यानी जो प्लांक नियतांक का मान था वह आ गया 6.57 इंटू 10⁻34 जूल, इसका आंसर आ गया। फिर अगले प्रश्न में है कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो आइए देखते हैं। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण है कि 2 कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश का
व्यतिकरण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, संपोषी और विनाशी। अब शर्तें हैं कि दोनों तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, प्रकाश स्रोतों के मध्य कम दूरी होनी चाहिए, प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। इसकी शर्तें हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्रसारण केंद्र 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 म्यूएफ धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। इसको देख लेते हैं। इसका प्रेरकत्व यल हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला है F बराबर C/λ। तो यहाँ C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और लैम्डा भी दी गई है 300 मीटर तरंगदैर्घ्य इसका है, यानी 300 इसकी वैल्यू हमने रखा तो F बराबर ये 10⁶ हर्ट्ज आया। अब F बराबर 1/2 पाई √1/LC ये फार्मूला है। इसको ज़्यादा और सरल किया तो यल बराबर 1/2 पाई F² × C। इस रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों बच्चों का वर्ग हमने किया है। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा यल बराबर। फिर इसमें हम वैल्यू रखेंगे C की और F की। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे C की और F की। ये C दी गई है 2.4 × μF और लैम्डा इतना दिया ही गया, तो इस हम C और F की वैल्यू रखेंगे। तो इस तरह से प्रेरकत्व तो इसका 1.056 × 10⁻⁸ हेनरी आ जाएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। F की वैल्यू यहाँ है, इसको हमने यहाँ रखा है और C की वैल्यू ये है, रखा है, इसको सरल किया है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखना है। तो इसका किरचॉफ का नियम है कि इसमें दो नियम थे। किसी परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, पहला नियम था। फिर यानी सिग्मा i = 0। दूसरा नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पाश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश या लूप में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी EIR = सिग्मा E। ये हो जाएगा इसका दूसरा नियम। फिर चौथे प्रश्न का घ है, यल लंबाई की एक तांबे की छड़। इस प्रकार ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने दिया है, आइए देखते हैं। यानी ये V सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ओमेगा × L/2। ये फार्मूला होता है। ये लंबाई की छड़ मैंने बनाई है, ये यहाँ तक की दूरी आधी है। ये W × L/2 ये है इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और ये कोणीय वेग है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये होता है ओमेगा × L/2। ये ओमेगा है, ओमेगा × L/2। अब एक फार्मूला है E = ओमेगा × L सॉरी V × L × V। ये V है सेंटर ऑफ मास का V। हमने V की वैल्यू यहाँ रखी है, V की वैल्यू ओमेगा × L/2 और B को रखा रहने दिया है। फिर तो इसको जब सरल किया तो L और L का मल्टीप्लाई हमने किया तो आ गया L²। इसको जो हमने सॉल्व किया, ये V है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता V। और इस तरह से हमने रखा इसमें जब वैल्यू और सरल किया तो ओमेगा BL² आया सॉल्व करने पर। प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था, E = 1/2 ओमेगा BL² लाना था। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखने हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके नियम में नियम शर्तें काफ़ी थी, इसलिए इसके नियमों को मैंने नहीं लिखा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए। फिर ट्रांसफार्मर क्या, इसको भी मैंने नहीं लिखा है, वीडियो लंबा होने की वजह से। मैंने इससे अब कुछ प्रयास किया है कि इसके सभी न्यूमेरिकल्स मैं इस वीडियो में बताऊं। फिर अगला प्रश्न है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं 2 × 10⁻10 - 10 मीटर त्रिज्या। मैं क्वेश्चन न पढ़ के सीधा इसके आंसर को बताता हूँ, वीडियो लंबा ना हो। तो इसमें R दिया गया है 2 × 10⁻−10 मीटर। इस चित्र में प्रश्न में आप देख सकते हैं इसका R दिया गया है 2 × 10⁻
-10 मीटर त्रिज्या, और इस तरह से v भी दिया गया है 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। फार्मूला h बराबर v/2πr। इसमें हमने वैल्यू रखा और इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब एक फार्मूला होता है I बराबर Q/T, तो यहाँ पर Q की जगह पर ये लिख सकते हैं, Q की वैल्यू होती है VE/2πr और T बराबर 1 सेकेंड हो गया, 1 रखा। इस तरह सॉल्व करने VE/2πr आया। फिर हमने यहाँ पर B = μ0I से ले लिया हमने μ0। अब I बराबर VE, अब I की वैल्यू यहाँ रख दिया। इस तरह से हम वैल्यू रखते चले गए और हमारा इस तरह से ये बन गया μ0 = VE/4πr²। फिर हमने वैल्यू रखा, 4π से 4π कट गया, वैल्यू रखा जब, और इस तरह से सरल करने पर ये बनता चला गया। ये स्क्वायर लिखा हुआ है और इसको और ज़्यादा सॉल्व किया तब आंसर हमारा ये आ गया 1.2 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम टेस्ला से व्यक्त करते हैं, 1.2 टेस्ला इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और न्यूमेरिकल है इस प्रश्न में, आइए देखते हैं। न्यूमेरिकल है 8वें प्रश्न के अथवा का न्यूमेरिकल। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला दिया गया है इस तरह से ये क्वेश्चन। इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या दी गई -3 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार u बराबर -r-1 u, तो इस तरह से u बराबर -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 3.2 हो जाएगा। फिर कांच के सापेक्ष वायु का अगर निकालेंगे, इसी को पलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा। u² माइनस u2/v -u1/u, इस तरह से हम इसको μ2/v -μ1/u इसको रखेंगे तो यह आ जाएगा सरल होकर के। फिर हम वैल्यू रखेंगे इसकी, तो 2/3v -1/u, इसको और ज़्यादा सॉल्व किया तो इस तरह से हमारा देख रहे हैं आप 1/v = हो जाएगा -7/18 × 3/2। इसको और सरल करेंगे 1/v बराबर -7/12 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा -12/7, v बराबर -1.71 सेंटीमीटर। यानी कि जो पूछा गया था प्रश्न में कि बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जा सकता है, तो स्थिति प्रतिबिंब की ओर बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिबिंब के बाईं ओर, चूँकि माइनस में आया है 1.71 सेंटीमीटर की दूरी पर बुलबुला उसका प्रतिबिंब, बुलबुले का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो इस तरह से पूरे वीडियो का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक करें और अगले पेपर के रिव्यू के लिए आप तैयार रहें, उस पेपर का रिव्यू मैं आपको दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि जब वीडियो में डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।